अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। आज हमने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तरानों के साथ, गानों के साथ एक वर्कर कन्वेंशन किया जलालपुर जट्टा में, लेकिन दूसरी जानिब पर मुझे क्यों निकाला फिर दोबारा से रिपीट होना शुरू हो चुका हुआ है। नवाज शरीफ साहब हैं कि इस बात से पीछे हटते ही नहीं कि मुझे क्यों निकाला। आज भी उन्होंने ऐसी ही कोई बात लाहौर में की है, जहां पे वो टिकट होल्डर्स के हवाले से, डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से अपनी पार्टी के लोगों से मुलाकात कर रहे थे, तो वहां पर ये बात बार बार कह रहे थे कि मुझे क्यों निकाला, 93 में क्यों निकाला, 99 में क्यों निकाला। फिर साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया कि क्या मैंने कारगिल के हवाले से कुछ सवालात पूछे थे इसलिए मुझे निकाला जा रहा है। मजीद उन्होंने ये भी कहा कि ये रवायत कब खत्म की जाएगी, जब मेरा दौरे हुकूमत था तो हम तरक्की की तरफ जा रहे थे, क्या ये सवालात पूछना मेरे लिए काफ़ी महंगा पड़ गया। नवाज शरीफ साहब की अगर सियासत के हवाले से बात की जाए तो हालात और वाक़यात तो यही बताते हैं कि जब कभी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर टफ टाइम आने वाला होता है या नवाज शरीफ साहब पर कोई टफ टाइम आ रहा होता है तो फिर इस तरह का बयानिया नजर आना शुरू हो जाता है। कल भी राना सनाउल्लाह ने एक बात कही थी कि अगर नवाज शरीफ साहब को इंसाफ ना मिला तो हम कोई और दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं। और क्या कोई नवाज शरीफ साहब को पैगाम दे दिया गया है या उनको रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। एकदम से बयानिया तब्दील हो चुका हुआ है, बल्कि बयानिया क्या तब्दील हुआ, पुराना बयानिया वापस आ चुका है, एग्रेसिव होना शुरू हो चुके हैं। मजीद उनका यह भी कहना था कि अवाम की जो तबाही के साल है ना, वो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पीटीआई के दौरे हुकूमत से शुरू होते हैं। यानी इससे पीछे तो हमारे पास दूध की बहती हुई नहरें थी जो वो छोड़ के जा चुके और उसके बाद वो सिस्टम ख़राब हो चुका। ये नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ रहा, आज उससे यही बातें सामने नजर आती रही हैं। 16 माह की कारकर्दगी पर उन्होंने कोई बात नहीं की। मजीद उनका यह भी कहना था कि मैं अवाम को इससे निकालना चाहता हूँ। मरियम नवाज साहिबा भी काफ़ी अग्रेसिव मूड में नजर आई और उन्होंने काफ़ी बातें कर डाली। उनका ये भी कहना था कि जी हम जानते हैं कि नवाज शरीफ इस मुल्क को जो है वो रिलीफ दे सकते हैं और बचा भी सकते हैं, हम मईशत भी ठीक करेंगे। फिर उन्होंने बानी तहरीक इंसाफ के भी कुछ स्टाइल्स को कॉपी भी किया, उसी अंदाज में अपनी स्पीच भी कंडक्ट की। इस तरह की चीज़ें भी कुछ स्टंट्स देखने को नजर आए और मजीद उनको तनकीद का निशाना भी बनाया और कहा कि जी वो जेल में रिलीफ मांगते रहे हैं। तो मरियम साहिबा, क्या जेल में रिलीफ आप लोगों को नहीं मिले थे या आपकी तरफ से नहीं मांगे गए थे, ये भी काफ़ी अहम पॉइंट है। और जावेद लतीफ़ साहब ने ये बात कह दी है कि जी क्या हमें भुट्टो की तरह इंतज़ार करना पड़ेगा। भुट्टो के इस रेफरेंस को उन्होंने साथ रेफरेंस दिया है और उन्होंने कहा कि जी क्या नवाज शरीफ को इतना अर्सा इंतज़ार करना पड़ेगा रिलीफ लेने के लिए। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है नौशाद अली साहब, आज़म चौधरी साहब अपने पैनल को खुशामदीद कहते हैं। आज़म चौधरी साहब, वो कहते हैं ना आदतें कभी छूटती नहीं और कुछ आदतें पुख्ता हो जाती हैं जो हमेशा आपके साथ रहती हैं। ऐसा ही मुजाहरा आजकल नवाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं, जो पहले शाइस्ता बयानिया के साथ आए थे, फिर वो बयानिया तब्दील हुआ, सियालकोट से ये एपिसोड स्टार्ट होगी और आज तो बहुत एग्रेसिव बोले हैं। आज उन्होंने कारगिल की भी बात कर दी और उन्होंने कहा 93 में भी क्यों निकाला, 99 में क्यों निकाला, बाद में क्यों निकाला, इदारों को फिर तनकीद कर रहे हैं। हो क्या रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़ायज़ा। देखें, मुस्लिम लीग नून का एक बयानिया था वोट को इज्जत दो। जो सबसे ज़्यादा पजीराई जिस बयानियों की मिली वो यही था, वोट को इज्जत दो। उसके बाद सियासी मसलतों की वजह से इक़्तिदार की हसूल की जो कोशिशें थी उसको मुमकिन बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून को अपना वो बयानिया छोड़ना पड़ा, वोट को इज्जत दो। और होता क्या है, वही बयानिया जब पीटीआई को इक़्तिदार से निकाला जाता है तो पीटीआई वो बयानिया अडॉप्ट करती है। आज मियाँ साहब दोबारा उस बयानिया को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो हम बार बार कह चुके हैं कि अगर कोई ये तवक्को करता है कि मियाँ साहब इस बयानिया को छोड़ देंगे, मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ी भूल में है। मियाँ साहब देखें, एक सियासी पार्टी के सरबराह, जिस तरह हम कल बात कर रहे थे, मुंतखब वज़ीर आज़म रहे 3 दफ़ा, उनकी अपनी एक सोच है, उनकी अपनी एक लाइन है। अच्छा, उनको ज़बरदस्ती उनकी पार्टी एक बयानिया से हटाने की कोशिश करती रही है, अभी भी कोशिशें हो रही हैं कि मियाँ साहब इस बयानिया की तरफ ना आए, लेकिन मियाँ साहब हर मुमकिन कोशिशों के बावजूद मियाँ साहब उसको छोड़ नहीं पा रहे। उसकी बहुत सारी वजूहात है। एक तो कल निशात साहब ने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट वजह की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई थी कि मियाँ साहब शायद ये चाहते हैं कि आइंदा मुस्तकबिल के अंदर इस किस्म के एडवेंचर्स इस मुल्क के अंदर ना हो। बड़ी एक सॉलिड रीज़न है। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल था कि मियाँ साहब को कल भी वो बदले की जो बातें कर रहे थे या सजा जजा की जो बातें कर रहे हैं या वो जिन लोगों को एहतसाब के लिए दोबारा कटहरे में लाने की बातें कर रहे हैं, मियाँ साहब को मेरा ख्याल है इस इंतकामी सियासत से अब बाहर निकलने की ज़रूरत है। लेकिन मियाँ साहब अभी भी, आज बिलावल ने भी यही कहा कि मियाँ साहब आज फिर इंतकामी सियासत की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मुल्क, हमारी कौम, हमारे हालात वाक़यात अब इंतकाम के मुतहम्मिल नहीं है कि हम दोबारा इंतकाम। हाँ, दूसरी बात आ जाती है,
एंटी स्टैब्लिशमेंट प्रो एस्टैब्लिशमेंट बयानिया। अब बात यह है कि 16 महीने की जो हुकूमत थी पीडीएम की, उसकी कारकर्दगी को लेकर तमाम पार्टियां इस वक्त मुश्किल में हैं। चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे मुस्लिम लीग नून है, चाहे जेयूआई है, तमाम पार्टियां इस वक्त अवाम में जाते हुए थोड़ा घबरा रही हैं कि किस परफॉर्मेंस को लेके या किसको लेके जाना है। एक तो यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब अभी तक अपनी माजी की सक्सेस स्टोरी सुना रहे हैं कि हमारे होते हुए ये हुआ, हमारे होते हुए ये हुआ, हमारे होते हुए ये हुआ। बिल्कुल ठीक है, आपके होते हुए हुआ, लेकिन 3 दफा आप हुकूमत से बाहर गए हैं और जिन लोगों के हाथों आप हुकूमत से बाहर गए हैं, आप उनके मेहरबान रहे हैं, वो आपके मेहरबान रहे हैं। चाहे वो हमारे मुक्तदरा के कुछ लोग हों, चाहे वो हमारी अदलिया के कुछ लोग हों, आपके हाथों के लगाए हुए पोस्टिंग आपके हाथों की हुई उन लोगों की, उन्हीं लोगों ने आपको इक़्तिदार से बाहर निकाला। उसकी वजूहात पर गौर करें, ना कि आप अभी तक जो है ना 1993, 99 और 2017 आप उसके अंदर फंसे हुए हैं। अब लोग आपसे ये तवक्को करते हैं कि आप लीडर हैं, आप आगे का कोई प्लान दें, आप पाकिस्तान की मुआशी बहाली का कोई प्लान दें, पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम, मुशत और सियासत के इस्तेहकाम के लिए कोई प्लान लेके आए। अगर आप माजी की इन चीज़ों में उलझे रहेंगे, अगर आप आज भी एहतसाब की बातें करेंगे, इंतकाम की बातें करेंगे, और अगर आप आज भी उन्हीं चीज़ों पे डरे हुए हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की ये गलती थी, हमारी ये अच्छाई थी, आप इनसे बाहर निकल आए और आगे बढ़े। इस मुल्क को इस वक्त इस किस्म के इंतशार से बाहर निकलने की जरूरत है, और उसके लिए आप लोगों की तरफ लोग देख रहे हैं कि जो सियासी, जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, जो सियासी क्यादत है, उसने मुल्क को इन चीज़ों से बाहर निकालना है। लेकिन मियाँ साहब घूम फिर के वहीं पे आ जाती है, और मरियम साहिबा भी वहीं पे आ गई हैं, वो भी वैसी ही गुफ्तगू कर रही है। जबकि मेरी इतला के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब अपनी हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि मियाँ साहब को और मरियम साहिबा को इस बयानिए से हटा के इस वक्त जो है ना मस्बत अंदाज में सियासत करने। अच्छा, कल उनकी जो कोई फुटेज भी आ रही थी तो वहाँ पे उनके काफ़ी हमें ना फेस और उनके मूड स्विंग्स होते हुए काफ़ी नज़र भी आ रहे थे। नौशाद साहब, हम कल भी बात कर रहे थे कि अब स्टेप फॉरवर्ड की तरफ बढ़ना है, हमने अपने आप को पॉलिटिकली कुछ चीज़ों को जो हमारे अंदर गलतियाँ हैं उनको ठीक करना है, ग्रूमिंग करके आगे निकल जाना है। ये नवाज शरीफ साहब को क्या हो गया? अच्छे भले वो प्यार के साथ आए थे, मुस्कुराते मुस्कुराते मीनारे पाकिस्तान में जलसे से खिताब किया था, वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम नवाज शरीफ साहब का दूसरा फेस देखेंगे, वो तो फिर वापस आ गए और आज फिर अगेन दोबारा से इतने अग्रेसिव। क्या वजह चल रही है? नाराज हुए हैं, कोई खबरें गलत आ गई हैं? आपने 2 बातें जो है ना वो मिक्स कर ली हैं जी। एक तो ये है कि आपको किसने कहा कि उनके हाथ में कोई गंडासा शंडासा आपने देखा है, कोई पिस्टल शिस्टल देख लिया है, या कोई बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कोई वो ऐसी कोई बात नहीं है। कल भी मैंने ये बात कही थी, ये इंतकामी सियासत नहीं है। हम जो बात कर रहे हैं, मैं जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने कल भी आपने थोड़ी सी बात ज़रूर की है कि माजी की गलतियों से सीखें। माजी की गलतियों से इंसान कैसे सीखता है? माजी की गलतियों से उस सूरत में इंसान सीख सकता है जब पहले अपनी गलतियों को तस्लीम करता है, उनको प्रॉब करता है। जब तक आप उस एक मामले को, जो मट्टी डालने वाला मामला था, जो कल भी मैंने बात की थी, जब तक आप उस फिनोमेना से नहीं निकलेंगे, आप अपनी कमी कोताहियों को देखेंगे नहीं, उनको परखेंगे नहीं, उस गलती को ठीक नहीं करेंगे, तब तक आप कहीं आगे का लाएमल नहीं बना सकेंगे। चौधरी साहब ने अभी कहा कि ये उसका मकसद ये हो सकता है कि जी आइंदा ऐसी गलतियां ना हो, आइंदा ऐसे एडवेंचर ना हो, तो उनको बताया जाना भी ज़रूरी है, ये बात ज़रूरी है। और वो चूंकि लीडर हैं, वो अपने अपने पर्सपेक्टिव से कहते हैं। मैं मानता हूँ पहले आप चौधरी निसार हुआ करते थे शहबाज शरीफ के साथ, उनका ज़रा वज़न ज़्यादा हो जाता था, अब आजकल ज़रा शहबाज शरीफ साहब का वज़न कम है और उनके लाइक माइंडेड भी पार्टी में कम है, ये भी मैं आपको बताऊँ जो मेरी राय है। मैं किसी तौर ये नहीं चाहता, या मैं किसी तौर ये इस चीज़ को सेकंड नहीं कर सकता कि आप आने वाले वक्त में एक दस्तो गिरेबान हो, सियासत में कीचड़ उछालें, या आप एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम का बाइस बने। लेकिन ये कहीं पर भी नहीं लिखा कि हम अपनी जो माजी का जो हमने किया धरा है उसको ऊपर हम नजर ना दौड़ाएं, हम उससे सीखें ना। जरूरी नहीं है कि माजी की कब्रों से निकाल के सजाएं दी जाएं, लेकिन ये बताया तो जाए कि ना कि गलत क्या है। कौम को ये पता तो चलना चाहिए कि हाँ वाकई ये तो उनका बयानिया है ना, ये तो नून लीग का बयानिया है, या नवाज शरीफ का ख्याल ये है कि उनके साथ ज्यादती हुई। जब चीजें प्रॉब होंगी, चले आप उनको छोड़ दें। अब तो शाहिद खाकान अब्बासी बहुत पसंद आते हैं बहुत सारे लोगों को। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बना दें। भाई बना देना, एक दफा सामने ले आए। वो 93 की बात करते हैं, 96 की बात करते हैं, 99 की बात करते हैं, वो 2017 की बात करते हैं, वो जो भी बातें करते हैं 90s के अंदर। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, ये मैं अभी बिलावल की भी बातें हम करेंगे, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ भी यही कुछ हुआ ना,
ठीक है, उस वक्त ये प्रॉब्लम्स आ रही थी ना, उनको भी प्रॉब कर लें। उस वक्त भी ऐसे ही था ना, एक हुकूमत आती थी, दूसरी आ जाती थी, वो उसकी गवर्नमेंट करा फिर अगली आ जाती थी। 2.5 साल भाई उसका भी सच बाहर निकाल लें आप, ये इसको भी चेक कर लें आप, डिक्टेटर दौर भी निकाल लें आप, इन चीजों को सामने ले आए, ना सही सजाएं, लेकिन कम से कम कौम को ये बता दें कि हाँ ये नवाज शरीफ ठीक कहते हैं या गलत कहते हैं, ये कौम को बेवकूफ बनाते हैं, ये गलत बयानी से काम लेते हैं, ये ठीक बात नहीं है, हकीकत ये नहीं थी, कर दें। अच्छा, उसका फायदा क्या होगा? अब ये हम कहते हैं कि जी इसमें बड़ा टाइम ज़ाया होगा, ये होगा वो होगा, ये बात दुरुस्त है। अब तो वैसे भी इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, ये सियासी बयानी की हद तक ही बात की जाएगी, लेकिन मैं जितना समझ पाया हूँ नवाज शरीफ की तबीयत को बतौर लीडर, वो ये समझते हैं कि अगर उनसे ज्यादती हुई होगी वो उससे बाज नहीं आ सकते, वो उनकी नेचर का, उनकी सरिश्त है, वो उस पर बात ज़रूर करेंगे। वो लोग जो तमाम ये जो अभी बात हुई कि जो समझते हैं कि उनको पीछे हटा सकते हैं, वो नहीं हटा सकते। और फिर वो बिलावल की तरफ जा रही है बात, भाई उन्होंने जो लड़ाई की है वो लड़ते क्यों? क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट और सियासत एक दूसरे की जिद है। सियासतदान पब्लिक के लिए काम कर रहा होता है, एस्टैब्लिशमेंट रियासत के लिए काम कर रही होती है, इनका एक कॉम्बिनेशन होता है। अगर वो तवाज़ुन में आए तो दोनों तरफ फायदा होता है, विन विन सिचुएशन बनती है। अगर वो ना हो, पलड़ा भारी हो, तो फिर उस सूरत में नुकसान होता है। ना आप रियासत का नुकसान कर सकते हैं, ना आप पब्लिक का नुकसान कर सकते हैं। पॉलिटिशियन का काम यह है कि आम आदमी जिससे वो वोट लेकर आता है उसकी बेनिफिट्स के लिए काम करता है। रियासत उस सारे मामले को जो आम आदमी का वो है जिसके लिए रियासत कायम है, उसको रखते हुए रियासत के मफादात को पेश नजर रखती है और उसके लिए काम करती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई सियासी जमात है वो किसी और को ज्यादा नवाज दे। हमने देखा नहीं है, हमने पीआईए की भर्तियां नहीं देखी, हमने यहां पे जाली असातिज़ा नहीं देखे, हमने घोष मुलाजमीन नहीं देखे, हमने अस्पतालों के हाल नहीं देखे, हमने सारा कुछ देखा। उनके ऊपर कहीं एहतसाब, आप अगर ये कहेंगे कि एहतसाब ना हो, एहतसाब किसी का नहीं होना चाहिए, तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा? फिर शुतरे बेमार वाला मामला हो जाएगा। अगर आप एहतसाब का तसव्वुर ही खत्म करें, तसव्वुर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है ना। ये सबको इस बात पे बात करनी चाहिए कि वो बायस्ड नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यही हम कहते हैं। लेकिन एहतसाब से तो किसी तरह नहीं, आप सजा का तसव्वुर खत्म कर दें तो फिर मुआशरा कैसे चलेगा आपका? एग्जैक्टली। आजम चौधरी साहब, जैसे बात डिटेल में जा रही है कि फैक्ट फाइंडिंग्स भी करनी चाहिए, फिर आप दोनों ने डिफरेंट दो दौरे हुकूमत को भी मेंशन करने की कोशिश की है, और जिस तरह से नवाज शरीफ साहब भी आज ये कह रहे थे, क्या अदलिया के साथ या किसी इदारे के साथ नवाज शरीफ साहब की कोई मतलब बातचीत बिगड़ गई है? ये क्या होने जा रहा है? और हमने देखा था कुछ ऐसे फैक्ट फाइंडिंग्स के हवाले से क्वेश्चन बानिया तहरीक इंसाफ ने भी किए थे। उन्होंने जब कहा था कि कहीं उन्हें लग रहा था कि कुछ इन्वॉल्वमेंट्स उनको शो हुई थी, उन्होंने हाईलाइट करने की कोशिश की थी, तो यहाँ पे फिर क्या मतलब पैरामीटर्स होगा, इनके लिए किस तरह से डिफाइन किया जाएगा? क्योंकि यहाँ पे भी हमें बयानिया तो कुछ उसी तरह का उस हद तक मिलता जुलता हुआ नजर आता है, तो यहाँ फिर क्या कहेंगे आप? सबसे पहली बात तो ये सज़ा और जज़ा पे बिन शाह साहब ने बात की है। वैसे माजरत के साथ यहाँ पे तसव्वुर ख़त्म हो चुका है सज़ा और जज़ा का, एहतसाब का तसव्वुर भी ख़त्म हो चुका है। जिस तरह पाकिस्तान में एहतसाब में पहले हाइप क्रिएट की जाती है, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, एक बंदे को मतलब विलन और या आप समझे कि उसको मुजरम डिक्लेयर कर दिया जाता है अवाम की नज़र में। उसके बाद अचानक सारा कुछ रिवर्स हो जाता है और रातों रात मुकदमात ख़त्म हो जाते हैं, रातों रात सारी सज़ाएँ ख़त्म हो जाती हैं। लिहाजा पाकिस्तान में अशराफिया के लिए कानून और है, आम आदमी के लिए और है। ये एक तसव्वुर जो है ये तो बड़ा पक्का हो चुका है, अब लोगों के ज़हन के अंदर ये एक बुनियाद बन चुकी है कि हमारे लिए कानून कुछ और है, बड़ों के लिए कानून इसको ख़त्म किया जाए। एक तो ये ख़त्म होना चाहिए। अच्छा, दूसरा आपने जो अभी क्वेश्चन पूछ रही हैं, सॉरी, यही कि अगर हम एहतसाब की या इन चीज़ों की बात कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने भी कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया था। जी जी। अब देखें, चेयरमैन तहरीक इंसाफ वो भी बड़ी बड़ी बातें करते थे। उनके दौरे इक़्तिदार में हम देखें ना, तो उस वक़्त एहतसाब के हवाले से आपको वहाँ पे उस वक्त एक इंतकामी वो चीज़ें नज़र आई थी। वो भी और उनकी पार्टी के लोग भी हर चीज़ को इंतकाम की नज़र से देखते। दूसरा ये, उनकी नज़र में एक चीज़ वो पक चुकी थी कि वो सिर्फ अकेली पार्टी है जो इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल हल कर सकती है, या जो नेक और पारसा है, बाकी उनकी नज़र में सारे मुजरम थे। ये जो एक तसव्वुर था, आप देखें कि आज वो इक़्तिदार में नहीं है तो वो सारी चीज़ें उल्ट हो रही हैं, रिवर्स हो रही हैं। जो इल्ज़ामात वो दूसरों पे लगाते रहे थे वही इन पे लगते रहे थे। अब आ जाते हैं मुस्लिम लीग नून या मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ। अब देखें कि मियाँ साहब 93 में की बात करते हैं, उनको क्यों निकाला गया? 93 के बाद फिर वो इक़्तिदार में आए। जब वो इक़्तिदार में थे, वो जो 3 साल उनके 99 से पहले, उन्होंने उस वक्त 93 की पूरी स्टोरी उसके ऊपर क्यों नहीं इंक्वायरीज कराई, उसके ऊपर क्यों नहीं उन्होंने उसको कटा छटा अवाम के सामने लिया? क्योंकि वो वज़ीर आज़म थे। उसके बाद
वो 99 की बात करते हैं, जनरल परवेज मुशर्रफ के हवाले से वो बात करते हैं। उसके बाद फिर इक़्तिदार में आए 2013 में, 17 तक इक़्तिदार में रहे। उस वक़्त क्यों नहीं उसके ऊपर उसको प्रोब किया गया, उस वक़्त क्यों नहीं उन पे हाथ डाला गया? बात यह है कि जब आप इक़्तिदार में होते हैं, जब आप सीट पे बैठे होते हैं, जब आपकी वो जिम्मेदारी का हिस्सा होता है, आप उस वक़्त खोले ये चीज़ें, अवाम के सामने उस वक्त लेके आएँ। उस वक्त आप मसलतों का शिकार हो जाते हैं, उसमें सियासी मसलतें कह लें, उसमें कुछ और कह लें। आज मियाँ साहब कारगिल की बात कर रहे हैं, कारगिल का सवाल किन से पूछा जा रहा है? मैं समझता हूँ फिर उनकी जिम्मेदारी है। यही मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा कि बानिया तहरीक इंसाफ ने भी कहा था इन्वॉल्वमेंट्स हुई हैं, वो जो उनसे वो साइफर की कहानी मैं समझता हूँ कि कारगिल एक नेशनल इशू था। जंग कोई भी है हमारी, वो एक नेशनल इशू है, हमारी कौम, हमारा मुल्क, उसकी सलामती का मसला है। उसके ऊपर अगर आज मियाँ साहब सवाल उठा रहे हैं, मियाँ साहब कहते हैं जी कारगिल की जंग जो है वो गलत हुई थी, हम उसके मुखालिफ थे उस जंग के, तो क्यों नहीं उसके ऊपर जो इसका जिम्मेदार है, जिनसे सवाल किया जा रहा है, वो इस पर बात करें, वो इसको खोलें कि असल मामला क्या थे, मियाँ साहब का क्या रोल था, या उसमें क्या क्या कहाँ हमारी गलतियाँ जो है ना, या हमारा फ़ायदा वो कहाँ पे था। बात यह है कि मियाँ साहब वैसे भी इंडिया की मोहब्बत में गिरफ्तार है। मियाँ साहब कारोबारी तौर पे भी इंडिया की तरफ उनका एक वो रहता है। मियाँ साहब के घर में भी इंडियन जो है ना वो आते जाते रहते हैं। कई हवालों से चले, अच्छी बात भी है कि वज़ीर आज़म है, लेकिन आपने नेशनल पॉलिसी को फॉलो करना है। सबसे पहले नेशनल इंटरेस्ट है, उसके बाद आपके ज़ाती तलक़ात और ज़ाती इंटरेस्ट आता है। तो मियाँ साहब अभी भी इंडिया की तरफ रुजू कर रहे हैं। या आपको याद होगा कि ये कुछ देर पहले भी ये एक इशू उठा था, हमारे एक जर्नलिस्ट बड़े सीनियर दोस्त हैं, उन्होंने मीडिया के ऊपर ये बात की थी कि उन्हें इस चीज़ पर कायल करने की कोशिश की गई थी कि हमने इंडिया से दोस्ती बढ़ानी है, हमने इंडिया के साथ तजारती रवाबत कायम करने हैं, और ये अहकामात कहीं और से आए थे। आज मियाँ साहब फिर वही बात कर रहे हैं, ये अहकामात कहीं और से आए हुए हैं, उसी एजेंडे पर अमल दरामद किया जा रहा है। ये ठीक है। मैं थोड़ी सी बात बताऊं, जी साहब आप पॉइंट भी ऐड कीजिएगा। और दूसरा ये है कि जब हम बात कर रहे हैं रियासत के हवाले से, जैसे कारगिल, जैसे आज़म साहब ने भी कहा कि ये नेशनल इशू है, तो फिर ऐसा ही एक नेशनल इशू जो है वो बानिया तहरीक इंसाफ ने भी हाईलाइट किया हुआ है, तो फिर अगर एक के साथ नरमी, दूसरे के साथ सख्ती, यहाँ पर क्या मौक़िफ़ होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। किसने कहा होनी चाहिए? हम तो कह रहे हैं साफ शफाफ होना चाहिए। फिर मैं तो ये भी इस चीज़ का भी कायलों के कोई हिसाब से बालातर नहीं होना चाहिए, वो कोई भी हो। हम तो ये बात कर ही नहीं रहे। अब मामला क्या है? मामला ये है, देखिए कि मुशर्रफ साहब के खिलाफ केस किया उन्होंने मियां नवाज शरीफ ने, ठीक है, उसके बाद उनका अंजाम देख लीजिए। इससे पहले भी यही मामला आता था। आज फिर बात की है, फिर वो बात घूम घूम के ना बातें असल में आज पता नहीं क्यों बिलावल साहब की तरफ जा रही है। उन्होंने कहा जी 3 दफा रहा, भाई 3 दफा लड़के ही गया ना। लोग आज ये बात करते हैं कि जी अपनी मर्जी से आर्मी चीफ लगाते हैं, और बाद में वो जो आर्मी चीफ खिलाफ हुए थे, इमरान खान के साथ क्या हुआ? फिर अगर ये बात है तो ये इस तरह, तो ये बात डिफरेंट हो गई ना। फिर मामला कहीं और, खराबी कहीं और है ना, चीजें कहीं और चल रही। देखें, बार बार ये बात की जा रही है। असल में चौधरी साहब भी बात वही कर रहे हैं, वो सिर्फ बात का अंदाज, उसका आप यूं समझ लें कि अल्फाज मुख्तलिफ है। वो भी यही कह रहे हैं कि भाई ये ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनना चाहिए। भाई नहीं बनाया 93 के अंदर नवाज शरीफ ने, अब वो कह रहा है बना दो, बना दो। कहीं तो जाके हमने कहीं से तो स्टार्ट लेना है। दूसरी बात यह है कि भारत से हमने 65-71 की जंग करके क्या कर लिया। हाँ, अब मामला दूसरा है। ये बात दुरुस्त है कि 2019 से पहले मामला बिल्कुल मुख्तलिफ थे। 2019 के बाद अब मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है, ये बात दुरुस्त है। और यहाँ पे नेशनल पॉलिसी और यहाँ पे जो स्टेट का, रियासत का जो कौमी पॉलिसी होगी, उसके साथ चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब वहां कश्मीर का मामला है। अब जो इंडिया हरकत कर चुका है, जब तक उसकी सुप्रीम कोर्ट उड़ा दे या वो खुद उससे रिवर्ट बैक करे, तब तक कोई बंदा ये नहीं कर सकता। सार्क के ऊपर भी यही मिसाइल चल रहे हैं। मामला सिर्फ क्या है, जो भारतीय जिनकी ये बात करते हैं वो शुगर इंडस्ट्री में इंजीनियर आ जाते हैं। जहांगीर तरीन साहब के भी आए थे, और भी बहुत सारे लोगों के आते हैं। सिर्फ नवाज शरीफ या उनकी फैमिली या उनके इर्द गिर्द के लोग होंगे? नहीं, मोदी साहब का आना आप लोगों के लिए बेहतर था। किसने कहा कि कोई प्राइम मिनिस्टर जो है किसी दूसरे प्राइम मिनिस्टर के घर जाए तो वो गलत है? वहां क्या किसी चीज का सौदा हो रहा था? सौदे तो फिर बाद में फिर हुए ना। सौदे तो फिर नजर आए ना कि जो आपका 70 साल में जो काम नहीं हो सके वो आपने करवा लिए, तो फिर किसको मुर्दा इल्जाम ठहराएंगे? अच्छा, अब मैं जब ये बात कह रहा हूं तो मैं ये साफ ये भी कह देता हूं कि ये भी अगर है या नहीं है, ये सवाल कौम के सामने, इसको भी प्रॉब करें।
ये जरूरी है। हम जब तक इल्यूजन्स में मट्टी डालने के पर्सपेक्टिव में रहेंगे हमारी कौम आगे नहीं बढ़ सकती। उसकी वजह है हमें बयानात में उलझा दिया जाता है। ये प्राइम मिनिस्टर है, 3 साल एक प्राइम मिनिस्टर चलता है, जब आप उससे सवाल पूछ लो कहता मैंने तो कर देता, मुझे क्यों निकाला। और दूसरा जो आता है उसको पूछते हैं जनाब आप बताइए कि ये क्या है, वो कहता है जी मैं तो अभी अभी आया हूं, मुझे कुछ पता ही नहीं, आप ऐसे पूछ रहे हैं। जब एक प्राइम मिनिस्टर एक पॉलिसी विजन के साथ चल रहा है, जब आप उसको 3 साढ़े 3 साल बाद निकालते हैं, नतीजा ये होता है कि पूरे का पूरा सिलसिला जो है वो अभी हम भट्टे की बात कर रहे थे, भट्टा ही बैठ जाता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम नए आने वाला अपने हिसाब से चीजों को इतना आसान नहीं होता, सिस्टम रुक जाता है। वो चलाना भी चाहे या हमारी कौम और इसके इदारे और इनके सिस्टम इस तरह के हैं कि वो बंदा चेंज हो जाए, कहते हैं अगली गवर्नमेंट आएगी तो फिर गल करेंगे, तो मामला सिर कर दे। इसलिए हमें सच तलाश करना पड़ेगा, हमें अपने आप से सच बोलना पड़ेगा। हम झूठ का सहारा लेकर जिंदगी नहीं गुजार सकते। ब्रेक में जाने से पहले इतना बता दें, हुकूमत की बात है, की हुकूमत की बात की, IMF से शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह लिया, उसकी MD ने कहा कि जी ये इन्हीं का काम था, ये ले गए हमसे, वो असल देना तो चाहते ही नहीं थे। ठीक है, हम इस परफॉर्मेंस से बात कर रहे हैं, क्या हालत होती है। और अगर खुदा ना खास्ता कोई मामला डिफॉल्ट की तरफ चले था, 500 से ऊपर डॉलर होता, बाकी चीजों का आप अंदाजा खुद कर लीजिए। आपने ब्रेक में जाना, ब्रेक में बैठ के सोचिएगा 500 का डॉलर होता तो मुल्क की क्या हालत होती। चलिए ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है, मुल्क की सूरत हाल के हवाले से बात की जा रही है, तो फिर सवालात जो हैं फिर वो बहुत सारे लोगों के लिए आ जाते कि भाई फिर जब आप लोगों के अपने दौरे हुकूमत थे वहां पर हमारी क्या मुआशी पॉलिसियां रही हैं, और डिफॉल्ट जो अगर आते हैं या इस तरह की जो सिचुएशन देखने को नजर आती है तो फिर कहां पर किसकी गलती पाई जाती है। यहाँ लेते हैं मुख्तसर सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद मजीद इश्यूज को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। वेलकम बैक। मैं हासिनी, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कुछ बात करते हैं, अपने अपने CV सबने तैयार कर ली और अच्छे तरीके से भरपूर तरीके से पेश भी किए जा रहे हैं और आवाम की तरफ भी रजू किया जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी स्टेप लिया है। इसी के साथ साथ बिलावल साहब भी जो है वो आज काफी गर्मागर गुफ्तगू करते रहे। उन्होंने कहा कि जी 3 दफा वजीर आजम रहे हैं, आपने ऐसा कौन सा कारनामा सर अंजाम कर लिया जो आप 4थी दफा वजीर आजम बन के कर लेंगे। मजीद उनका यह भी कहना था कि जिनसे आप 2/3 अक्सरियत मियाँ साहब मांग रहे हैं, वो रायवंड वाले वजीर आजम, वो उनको पता ही नहीं बाद में उन्हें गले पड़ जाएंगे, बल्कि वो उनके खिलाफ अपना बयानिया अपना लेंगे। तो वो उससे पहले आज हमने देख लिया कि कुछ सवालात आज मियाँ साहब ने पूछे हैं। तो बिलावल भुट्टो साहब ने जहां उनकी कारकर्दगी को मेंशन किया है, तो फिर अगर हम तारीख उठा के देखें तो हमें मालूम होता है कि बिलावल भुट्टो की अपनी जमात जो है वो 3 दफा वजारत उज़्मा का मनसब अपने पास भी रख चुकी है। फिर सवाल पूछना तो आपसे भी बनता है कि आप बताइए कि आपने अपने दौरे हुकूमत में से कौन से कारनामे सर अंजाम दे दिए कि जिनकी बिना पर आज अवाम के सामने आप लोग जा रहे हैं। फिर अगर सिंध की बात की जाए तो मुस्तकिल सिंध आपके पास मौजूद है, और आज जिस तरह से कराची जिन हालात का सामना कर रहा है, और बिलखसूस लाड़काना गड़ी खुदा बख्श जिस सिचुएशन में है, कई सवालात फिर आपसे भी पूछने बनते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, फिर आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है, उनके जवाब भी आपके पास नहीं है। जहांगीर तरीन साहब भी एक्टिव हुए हैं, उन्होंने भी आज अपने पार्टी के लोगों को बुलाया और उनसे अहम मीटिंग भी की और कुछ बातें भी की। उन्होंने कहा जी आप तैयारी पकड़ लें, हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। परवेज हटक साहब भी काफ़ी भरपूर तैयारी में हैं। उन्होंने कहा जी फाइनली फिलहाल मेरी जमात जो वो रजिस्टर्ड हो चुकी हुई है, नुशैरा की जो 7 नशिस्तें हैं वो मैं लेकर जाऊँगा। मजीद उनका ये कहना था, एक उन्होंने TV प्रोग्राम में भी गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि जी मुझे तो पेशकश की गई थी सदर पाकिस्तान बनने की, लेकिन मैंने उसे कबूल करने से इनकार कर दिया था। फिर असद कैसर साहब को भी की गई, उसके बाद फिर आरिफ अलवी साहब को उन्होंने जिक्र किया। तो आजम चौधरी साहब और नौशाद साहब जैसे हम तमाम चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, तो नौशाद साहब पहले आप मुझे ये बताइएगा कि आज का जलसा भी सुना जलालपुर जटा वाला हमने, वहाँ पर वो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने स्पीच तो की, सब कुछ था, लेकिन मंशूर कहीं नहीं था। जनाब मंशूर कहाँ है? हाँ, मुझे पता था आप सवाल करेंगे क्योंकि मैंने इसी प्रोग्राम में आपको ये बताया था कि मंशूर आने वाला। जनाब मंशूर पेश किया गया था मियाँ साहब के सामने जी। मियाँ साहब ने वो जो है ना मंशूर काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स के साथ, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये इसके अंदर वो माशी प्लान नहीं है, वो चीज़ें नहीं हैं जो मैंने आपको बताई थी और जिनके ऊपर काम किया जाना ज़रूरी है। आम आदमी को रिलीफ सबसे ज़्यादा अहम मामला है। बिजली की कीमत उनके दिमाग में फंस गई है, यानी जो बिजली की जो हालिया कीमतें हैं वो फंस गई हैं, और IPPs के ऊपर एक पॉलिसी से मुतल्लिक ज़्यादा बहस मुबाहिसा है, क्योंकि उसमें डार साहब की इनपुट बहुत ज़रूरी होती है। तो डार साहब ने उनको इनपुट दी जो कि उन्हें को बहुत ज़्यादा, वैसे तो वो चूँकि अंधा एतबार करते हैं डार साहब पे, लेकिन वो उन्हें को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा जी इसके मामले में बाद में देखेंगे, पहले ये बताएं कि ये मंशूर का हिस्सा बनाएं, इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ इसको बताएं कि हम क्या पॉसिबिलिटी, और साथ उन्होंने ये कहा कि सिर्फ वो बात की जाएगी जो मेरे ज़राए जो मुझे अब तक चीज़ें बता रहे हैं कि वो बात की जाएगी जो हम करके दिखाएंगे। मैं किसी किस्म का बैड नेम नहीं लूँगा,
अच्छा। ना बैड नेम की गुंजाइश है ये आने वाले वक्त के अंदर कि आप कोई वादा करें कौम के साथ और वो पूरा ना हो सके। तो मंशूर इस तरह की स्टेज पे है, बाकी चीज़ों पे फाइनल है, ये सिर्फ एक मुआशी मामला जो है उसकी गुंडी फंस गई है, क्योंकि मियाँ साहब पता नहीं अपने जहन में बहुत सारा कोई उनके दिमाग में ख्वाब ख्याल के अंदर चीज़ें हैं जिनको वो चाहते हैं कि अगर हमें हुकूमत मिले तो मैं वो आवाम तो वो रिलीफ पहुँचा सकूँ, जो कि खासा मुश्किल काम होगा मौजूदा माशी हालात के अंदर। ये जो मईशत के मुस्बत इशारे और ये बातें तो कही जा रही हैं, लेकिन आम आदमी को देख लीजिए क्या हालत है बाहर। आपको जो सब्जी का भाव है, जो दाल का भाव, आटे का भाव, घी का भाव, उससे पता चल जाएगा कि मईशत कितनी बेहतर हुई है। अभी सिर्फ मईशत जो है ना ऊपर वो कहते हैं ना मैक्रो इकोनॉमी, वो ऊपर लेवल पे कुछ फिगर्स ऐसे आगे पीछे हुए हैं, उसका अभी कोई आम आदमी को नहीं आ सकता। तैयार हो चुका है, बस दम पे रख दिया गया है। हाँ, करीब है, आप यूं कह सकते हैं, आप अब खातून होने के नाते दम पे रख दिया गया जी। मंशूर कुछ टाइम बाद मंशूर पेश किया जाएगा, दम लग जाएगा तो फिर ठीक है। आज़ाद साहब, ये सिलेक्टेड की टर्म भी आई, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, फिर उसके बाद लाडला, फिर आंखों का तारा, कोई किसी का दुलारा, इस तरह की टर्म्स हम सुनते रह रहे हैं। ये बिलावल साहब भी आज कुछ ऐसी गुफ्तगू फरमा रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि जी वो जो लाने वाले हैं उन्हें पता ही नहीं है कि नवाज शरीफ उनके लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। इससे पहले वो बानी तहरीक इंसाफ के लिए भी सिलेक्टेड का वर्ड इस्तेमाल कर चुके, वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। एम्पायर की उंगली की तरफ भी इशारा किया, एम्पायर गलत है, उसकी उंगली गलत है, उसका इशारा गलत है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं? देखें जी, सबसे पहले तो बिलावल साहब का ये क्रेडिट है, सिलेक्टेड की टर्म उन्होंने याद की थी जी, वो उन्होंने इमरान खान को कहा था। आज उन्होंने दोबारा मियां नवाज शरीफ को भी सिलेक्टेड कह दिया है, आंख का तारा भी कह दिया है। अब किसकी आंख का तारा है ये भी वो बता देंगे, आने वाले टाइम में वो बता देंगे किसकी आंख का तारा है। वो जिस तरफ उंगली का इशारा कर रहे हैं, बेसिकली वो वहां से अपना हिस्सा मांग रहे हैं। अच्छा, बुनियादी तौर पर हिस्सा बकदरे जुस्सा की लड़ाई चल रही है, अपने अपने हिस्से की लड़ाई है। अब देखते हैं कि पीपल्स पार्टी उसमें किस हद तक कामयाब होती है या मुस्लिम लीग नून किस हद तक कामयाब होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि दोनों जमातें जमहूरियत की दावेदार हैं, लेकिन इक़्तिदार के लिए किसी और तरफ देख रही हैं, अवाम की तरफ नहीं देख रही। अवाम जो जमहूरियत का मंबा है उस तरफ नहीं देख रही, देख किसी और तरफ रही हैं। ये अफसोस की बात है, और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की कौम के लिए भी एक शर्म की बात है कि ये जमहूरियत के दावेदार हमारी पार्टियाँ कहाँ, इसी वजह से जो हम जमहूरियत का जो नारा लगाते हैं, दावा करते हैं, जमहूरियत के सम्राट कभी नीचे नहीं आते, वो सिर्फ अशराफिया तक वो महदूद रहते हैं, आम आदमी तक उसके सम्राट नहीं पहुँच रहे। आज आप मंशूर की बात कर रही हैं, मंशूर की जो बुनियाद होती है वो आम आदमी होता है, आम आदमी के मसाइल होते हैं, लेकिन दावे तमाम हुकूमतें करती हैं। आप पीपल्स पार्टी ने आज से 55 साल पहले रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया था, आज भी वही नारा लगा रही है। अगर आप मुस्लिम लीग नून को देखें, मुस्लिम लीग नून का भी अल्फाज का हेर फेर हो सकता है, नारा वही है, लोगों की बुनियादी जरूरत है भी यही, रोटी कपड़ा और मकान। अब पीटीआई की तरफ देखें, उनका भी बुनियादी तौर पर यही है। देखिए, जिस पार्टी ने भी अपना मंशूर देना है, जिस पार्टी ने भी इंतखाबात में जाना है, इस वक्त बुनियाद है आपके पाकिस्तान की मुआशत, उसके पास कौन सा ऐसा मुआशी प्लान लेके आएगी वो पार्टी कि पाकिस्तान को इस दलदल से बाहर निकाले। हम अभी थोड़ी देर पहले $5 की बात हो रही थी कि 500 तक पहुंच जाना था। ये बात मियां नवाज शरीफ साहब ने कही थी आज से कोई 4-5-6 माह पहले कि डॉलर 500 का हो सकता है। क्यों हो सकता था? देखिए, जब डॉलर 170 रुपए का था, जब आपके रिजर्व के अंदर 12 अरब रुपए पड़े थे, 12 अरब डॉलर पड़े थे, जब आपका जीडीपी रेशो 6% था, जब आपकी एक्सपोर्ट्स 36 बिलियन पे थी, फिर आपने वो एडवेंचर क्यों किया? अगर आपने वो एडवेंचर किया था उसको हटाने का, अगर आप ना करते उसको, अगर उसके सामने कोई गड़ा था उसको उस गड़े में गिरने देते, तो आप ये इक़्तिदार के लिए वो एडवेंचर आपने किया, अपने मुकदमात ख़त्म करने के लिए वो एडवेंचर किया, और आज आपको उस एडवेंचर में वो जो 16 माह की कारकर्दगी है वो आपके सामने गड़े की सूरत में पड़ी है, जिसमें आपको खौफ है कि आप कहीं उस गड़े के अंदर ना गिर जाएं। और उसके अंदर पीपल्स पार्टी ये कोशिश कर रही है कि सारा मलबा एक पार्टी पे डाल के मुस्लिम लीग पे खुद हाथ धो के साइड पे हो जाए। इस तरह नहीं होगा, मुमकिन नहीं है, इस तरह नहीं होगा। जब लोगों के पास जाएंगे, जब लोग अपने वोटर को फेस करेंगे, वहां पे जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत के अंदर पार्ट एंड पार्शल थे ये सारे। वहां पे ये नहीं कह सकते कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं थे, या हम में हाथ सबने धोए, या हमने 16 माह जो है ना, हम तो वहां पे तनकीद करते रहे। या देखें, आपने मुआशत का बेड़ा गर्क जब हो रहा था,
उसके अंदर उस वक्त इनपुट क्यों नहीं दी अपनी? बिल्कुल। आपकी मईशत तेजी से गिर रही थी, आपने फ्री इकोनॉमी में जो आपका मुल्क जा रहा था, आपने वहां पे कंट्रोल करने की क्यों कोशिश की? जब मसनूई तरीके से कंट्रोल करेंगे तो डॉलर का यही हाल होगा। डॉलर फिर 500 क्या कहीं भी जा सकता है। मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार साहब की लड़ाई भी क्या थी? बेसिकली ये लड़ाई थी। इसहाक डार साहब की पॉलिसी है कंट्रोल्ड इकोनॉमी, मिफ्ता इस्माइल हामी थे फ्री इकोनॉमी के। जब फ्री इकोनॉमी में एक मुल्क जाता है, जब एक ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है या एक ऑर्गेनिक उसमें डिक्लाइन आता है, उसको संभालना या उसको लेके चलना आसान होता है। जब आप कंट्रोल्ड इकोनॉमी में जाते हैं तो आपके लिए मुस्तकबिल में मसाइल खड़े होते हैं। फिर वो मसाइल इतने बड़े होते हैं कि उन्हें हल करने के लिए आपको कई साल दरकार होते हैं। ये इसहाक डार साहब की वही कंट्रोल्ड इकोनॉमी की पॉलिसी थी जो 2013 से 2018 के दरमियान में रही, जिसके मसाइल से हम आज भी लड़ रहे हैं। ठीक, अच्छा रशाद साहब, आप इस पे अपना राय भी दीजिएगा, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि दोनों जमातें जो है ना वो आज अवाम के पास जा रही हैं और दोनों ही इस बात की ख्वाहिशमंद हैं कि शेरवानी हमारे हिस्से में आ जाए, हम प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मतलब कि ये डिलीवरेंस की अगर बात की जाए तो फिर कराची के हालात भी हमारे सामने हैं। इवन दो वो जहाँ पर गड़ी खुदा बख्श की अगर बात की जाए तो नाक के नीचे की चीज़ें हैं ना, शायद ये वो एरियाज हैं जहाँ पर ये सिर्फ बरसी के मौके पर जाते हैं, इसके अलावा ये जाते भी ना हो। तो उन लोगों के हालात कौन चेंज करेगा, या वो वही बेसिक रोटी कपड़ा मकान जिसको आजम साहब हाईलाइट कर रहे हैं तो पूरा होगा तो कोई आगे बात बढ़ेगी ना, वहां से आगे बात बढ़ेगी। आज से कई साल पहले भी हम वहीं पे खड़े थे, आज भी वहीं पे खड़े हैं। वहीं खड़े रहेंगे। उसकी वजह बताता हूँ। मैं इस बात पे बात करता हूँ। दो बातें बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने चौधरी साहब को पिछली दफा भी जब ये बात हुई थी, मैं बता दूं, मईशत 2018 में जब इमरान खान साहब ने इक़्तिदार संभाला था उस वक्त भी पतली हालत में थी। आपको भूल जाता है, हमें याद रखना चाहिए कि आपको याद होगा कि ये इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ पर लगा कि अगर आप IMF जाने का फैसला जल्दी कर लेते तो मईशत की हालत न थी, क्योंकि मईशत में बिगाड़ उस वक्त शुरू हो चुका था। यानी मईशत का स्लाइड नहीं था, नहीं उस वक्त शुरू हो चुका था। पहले तो आप बात ही ना करें, जिसने पहले बात की 2017 के अंदर तो मईशत का बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव था ना। आप तो ऊपर की तरफ जा रहे थे, आपको ना सिर्फ नीचे की तरफ भेजा गया। ये फैक्चुअल, इस पे भी आप जिस दिन चाहेंगे उसके साथ बात कर लेंगे, फैक्ट्स के साथ, कि वहां तो कोई मामला ही नहीं था। उस पर तो फिर किसी वक्त बहस कर लेंगे मईशत की। मामला यह था कि इमरान खान साहब ने जब इक़्तिदार संभाला उस वक्त मईशत की हालत पतली थी। ये फैक्ट्स है कि असद उमर साहब के ऊपर यह इल्जाम लगा। असद उमर साहब को क्यों तब्दील किया गया? इसीलिए तब्दील किया गया था कि IMF जाने का फैसला टाइम पे नहीं हुआ, जिसकी वजह से मईशत में बगाड़ पैदा हुआ। आपको वहां एक कुशन मिला, वो कोविड का कुशन था। कोविड की वजह से आपको कुछ जो है ना हालात आपके थोड़े से कंट्रोल में आए। वो एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन गया PTI के लिए। अदरवाइज मैं आपको एक बात बताऊं, ये चौधरी साहब बात करते हैं, उस वक्त तक जब ये कोविड आया था, अगर कोविड ना होता तो हो सकता है इमरान खान साहब की हुकूमत उस वक्त गिर चुकी होती। लेकिन कोविड के दिनों में उन्होंने अपनी एक्सपर्ट से आपको देखा नहीं, अपनी एक्सपर्टीज उन्होंने कुछ चीजों को ठीक करने की कोशिश की। वो एक अलग डिबेट है। मैं सिर्फ बता रहा हूं कि PTI की गवर्नमेंट की मईशत की ये हालत थी उस वक्त कि अगर कोविड ना आता तो हो सकता है कि हुकूमत उस वक्त जमीन बोस हो चुकी होती। एक बात। दूसरी बात, ये जो पर्सपेक्टिव है ना समझने वाला कि जी ये चीजें पड़ी थी और ये ऐसे ना एकदम यहां से एकदम कहीं गायब हो गए, नहीं ऐसे नहीं होता। मईशत ऐसे ना ऊपर जाती है ना नीचे आती है। मईशत को नीचे लाने के लिए भी खासी कोशिशें की गई, उसका बेड़ा गर्क किया गया, बाकायदा तौर पे किया गया। उसके अंदर आपकी लोनिंग है, अनड्यू और अनप्रेसिडेंटेड लोनिंग जो है वो आपकी इंटरनल भी और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग कराई गई गवर्नमेंट चलाने के लिए, क्योंकि कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था आपके पास। एक्चुअल मनी कल्टीवेशन के जो एरियाज थे वो बंद पड़े थे। आपकी एक्सपोर्ट्स के दावे किए गए, कोई एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही थी। आपने अरबों रुपया उन लोगों को छोड़ दिया, उनको माफ कर दिया, 1 रुपए की एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी। तो वो उस वक्त एक पॉलिसियों का एक ऐसा प्रॉब्लम था, एक ऐसा हौच पौच था जिसकी वजह से हालात उस नहज को पहुंच गए जब आपने डिफॉल्ट की बातें PDM गवर्नमेंट में नहीं शुरू हुई। डिफॉल्ट की बात शब्बर जैदी साहब ने की थी, उन्हीं के बंदे थे। PTI के दौरे हुकूमत में इमरान खान साहब वजीर आजम थे, उसके कई माह बाद जो PDM की वो अदम एतमाद आई, उससे बहुत पहले, कई माह पहले, मैं चंद की नहीं बात कर रहा, कई माह पहले शब्बर साहब जब अपना उन्होंने चार्ज छोड़ा था, वो सारा कुछ कच्चा छट्टा खोल गए थे। वो जब बीमार पड़े थे वो इसीलिए बीमार पड़े थे कि जो बातें वो कर रहे थे उनकी बात सुनी नहीं जा रही थी। उन्होंने उस वक्त कह दिया था कि मुल्क प्रैक्टिकली दिवालिया हो चुका है। याद है सर आपको? ये बात शब्बर जैदी कर चुके थे। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो
उस वक्त जो डिक्लाइन था, या आप इसको यूं समझिए कि बहुत भारी वजन की चीज नीचे गिर रही हो, तो जब आप उसको हाथ डाल के उठाने को जाए तो आपके हाथ को झटका लगेगा, वो एक दफा नीचे जाएगा आपका हाथ, फिर कहीं जाके आप होल्ड करेंगे और दोबारा उसको लिफ्ट करेंगे। इकोनॉमी ऐसे लिफ्ट नहीं होती। सो पीडीएम के 16 माह के अंदर ये दुरुस्त है कि इनको जाके जवाब देना है अवाम के सामने। मैं ये नहीं कह रहा कारगर जो किया है वो बताएं जाके अवाम को, ये जिम्मेदार है ना। लेकिन मेरी जो जर्नलिस्टिक अप्रोच है, सेंस है, या मैंने कॉमर्स रिपोर्टिंग की है, मैं मईशत को जितना जानता हूं, मुझे ये पता है कि पीडीएम ने कोई इस तरह की बड़ी गलती नहीं की जिसको किया जा रहा है। मिफ्ता इस्माइल साहब का फटा बिल्कुल, वो कहीं और से डिक्टेशन ले रहे थे, बजाय इसहाक डार के कहने के मुताबिक चीजों को करने के, वो कहीं और से डिक्टेशन ले रहे थे और उसका पर्सपेक्टिव कुछ और था, और वो भी एक्सटेंशन से रिलेटेड था। सो इसलिए ये मामलात हुए थे, वो मामलात में खराबी आई। लेकिन ये जो बात करना कि जी सिर्फ पीडीएम की हुकूमत जो है, इतने बेवकूफ सियासतदान कोई नहीं होते, हम बड़े समझदार हैं, वो बिल्कुल बेवकूफ है जिनका काम है, उनको पता था कि इसका क्या बर्डन है और उन्होंने उसको बर्डन लिया, लेके उसको संभाला। ये जो मैंने कल भी ये बात कही, आगे बढ़ूंगी आज जो बात यहाँ हम बैठे बातें करते हैं, ये इस वजह से कर लेते हैं कि ये मामला ब्रेक पे जाने से पहले मैं ये जानना चाहूंगी, जिस तरह से नुशाद साहब ने बड़ी डिटेल में बता दिया कि किस तरह से बानी तहरीक इंसाफ के टेन्योर में क्या होने जा रहा था, तो फिर तहरीक अदम एतमाद लाने की जरूरत ही क्या थी? ऑलमोस्ट तो काम डन हो चुका था ना, परफॉर्मेंस तो खराब हो रही थी। 2 मिनट दे दीजिएगा। जब 2018 में हुकूमत मिली, उस वक्त भी मुशत जिस तरह थी, वो स्टैटिक्स सारे सामने पड़े हैं। अभी भी जो मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं अपने पास से नहीं कर रहा, हम जर्नलिस्ट हैं, हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। जब मिफ्ता इस्माइल साहब ने पहला बजट पेश किया तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की पोस्ट बजट, उसमें उन्होंने बताया कि 2022 के अंदर जब उन्होंने हुकूमत ली, उस वक्त क्या अशारिये थे, ये सारा उन्होंने बताया कि एक्सपोर्ट कितनी थी, जीडीपी क्या थी, और पाकिस्तान का उस वक्त रिजर्व क्या था। ये मिफ्ता इस्माइल साहब ने अपनी पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। अभी हालिया हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं गौहर एजाज साहब, उन्होंने आज से महीना 1.5 महीना पहले वो सारे अशारिये दोबारा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराए हैं। ये कोई ऐसी बातें नहीं है, कोई ढकी छुपी हैं। अब इक़्तिदार लेने का, इक़्तिदार एक देखें, एक तो हर बंदे को पसंद है कि इक़्तिदार मिल जाए, दूसरा ये है कि सबसे बड़ा खौफ इनको ये था कि हमें मुकदमात के अंदर कहीं ये ना हो कि हमें जेलों में मुश्किल बंद कर दिया जाए। वो जो मुकदमात का खौफ था, उन मुकदमात से जान छुड़ाना। अब ये जो दावा किया जाता है कि हम सियासत नहीं रियासत बचा रहे थे, भाई अगर आप सियासत नहीं रियासत बचा रहे थे तो फिर आपने उस वक्त जब वो उसको इक़्तिदार दिया, उस वक्त अगर मुइशत के इशारिये बहुत ख़राब थे, आपको जब इक़्तिदार मिला तो आप तो बहुत अच्छे इशारिये छोड़ के जाते। आप कहते फिर जिम्मेदारी अगर रियासत बचाई थी तो बहुत अच्छे इशारे होने चाहिए थे। आपने रियासत क्या बचाई, आपने पूरी जो कौम है उसको डिफॉल्ट कर दिया, पे डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। और जहाँ पे बात की जा रही है परफॉर्मेंस के हवाले से, तो फिर नो डाउट आज अवाम के लिए सबकी परफॉर्मेंस मौजूद है। जहाँ जहाँ वर्कर कन्वेंशन किए जा रहे हैं, वोट मांगने की बात की जा रही है, तो इस वक्त मेरे ख्याल से आवाम को इतना शऊर तो आ चुका हुआ है कि वो अपने अच्छे बुरे का फैसला खुद कर सकते हैं, और वो खुद इलेक्शन वाले दिन भी इसका फैसला करके दिखा दें। यहाँ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चलता है। अपनी मेज़बान फायजा बुखारी को, मेरे मोअज़्ज़ज़ पैनल को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।